हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार। क्लास 10th के एग्जाम तो दे चुके हो, 11th के एडमिशन्स के लिए आगे बढ़ रहे हो। बट बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हैं कि 11th में एडमिशन लेने के बाद मैं कौन से करियर में जाना चाहूँगा या जाना चाहते हो आप। तो उसके लिए वीडियो आपको बहुत यूजफुल होने वाला है, मदद करेगा आपको सेलेक्ट करने में राइट करियर। इस वीडियो के अंदर मैं जानकारी देने वाला हूँ कि क्लास 10th के बाद 11th में अगर आप साइंस सी स्ट्रीम सेलेक्ट करते हैं तो आप कौन से करियर में जा सकते हैं, स्पेशली साइंस स्ट्रीम लेके। नॉर्मली सभी को यही पता होता है डॉक्टर या इंजीनियर बनते हैं। साइंस ले लिया तो डॉक्टर बनेंगे या इंजीनियर बनेंगे, ऐसा नहीं है, बहुत सारे ऑप्शन हैं। उन सारे ऑप्शन को हम इस वीडियो में एक्सप्लोर करने वाले हैं। आओ चलो देखते हैं। अगर आप 10th पास आउट कर चुके हैं तो और आगे साइंस ले रहे हैं तो साइंस लेने के बाद जो आपको मिलेगा ऑप्शन वो क्या है, अब मैं बताता हूँ। यस, आप सबके सामने देखो, सबसे पहले तो इंजीनियरिंग एंड मेडिकल जो सबके माइंड में होता ही है। बट इंजीनियरिंग मेडिकल के अलावा एक डिफेंस यानी कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स जैसे डिफेंस सर्विसेज होते हैं इंडियन नेशन का, उसमें जा सकते हो। फार्मेसी है, फार्मेसी, आर्किटेक्चर कर सकते हो, एग्रीकल्चर कर सकते हो। गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, बहुत सारे सरकारी एग्जाम्स होते हैं, गवर्नमेंट जॉब पा सकते हो यहाँ से। टीचिंग फील्ड में जा सकते हो, ये मेजर है। और भी बहुत से होते हैं, बट इसी के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें होती है। जैसे इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग में भी बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं, उसको भी एक्सप्लेन करेंगे। अभी इस वीडियो में हम एक एक करके सारे टॉपिक्स को देखने वाले हैं। सबसे पहले मैं इंजीनियरिंग पे आता हूँ, फिर एक एक करके नेक्स्ट टॉपिक पे आऊँगा। इंजीनियरिंग, बेस्ट करियर फील्ड इन इंजीनियरिंग। देखो बच्चों, अगर आप इंजीनियरिंग करना चाहते हो तो मैं हर एक फील्ड के बारे में क्या बताऊंगा, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, ये सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। सब्जेक्ट 11th में कौन सा लेना चाहिए ये भी बताने वाला हूँ। अगर आप इंजीनियरिंग में जाना चाहते हो बच्चों, तो आपको 11th और 12th में, 11th और 12th साइंस स्ट्रीम से पीसीएम सब्जेक्ट यानी मैथ्स होना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ मैथ्स होना चाहिए, और एमएसटी सीईटी एंट्रेंस एग्जाम देना चाहिए। ये जो एमएसटी सीईटी है, ये इसका जो परसेंटाइल आएगा उसके लिए आपके जो 12th बोर्ड है उसमें 45 प्लस परसेंटेज आना चाहिए, 45% से ज़्यादा आना चाहिए पीसीएम में। यानी ये जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तीन सब्जेक्ट है, इसके जो मार्क्स हैं ये 300 में से, यानी 100 इस 300 में से 135 मार्क्स से ज़्यादा आना चाहिए तो आप एलिजिबल होते हैं। और जो आपका एमएसटीसीटी एग्जाम का स्कोर होगा यानी परसेंटाइल होगा, उसके बेसिस पे एडमिशन होता है इंजीनियरिंग में। अब सिलेक्शन कौन सा करना चाहिए, सर मैं तो अभी 11th में हूँ, ये ब्रांच सिलेक्शन तो बाद में, अभी मैं 11th में कौन सा सब्जेक्ट सेलेक्ट करूँ। तो आप बायोलॉजी छोड़ देंगे तो भी चलेगा। अगर आप इंजीनियरिंग में जाना चाहते हो तो बायोलॉजी लेने की जरूरत नहीं है, आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के साथ बाइफोकल ले सकते हैं। बाइफोकल क्या होता है, दो सब्जेक्ट हट जाता है, एक लैंग्वेज और एक बायोलॉजी, उसके बदले कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे बाइफोकल सब्जेक्ट आते हैं, और एक इंग्लिश सब्जेक्ट कंपलसरी, इंग्लिश 11th में कंपलसरी, वो लेना ही पड़ेगा। फिजिक्स केमिस्ट्री और इंग्लिश को बदल नहीं सकते। या तो आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बाइफोकल के बदले आईटी ले सकते हैं, इंग्लिश तो रहेगा, एक हिंदी या मराठी या उर्दू जो आपका एक लैंग्वेज है वो लेना पड़ेगा। या तो जनरल साइंस जैसे होता है पीसीएम, बायोलॉजी प्लस इंग्लिश, फिर जो एक आपका लैंग्वेज है जनरल साइंस हो गया। या तो फिर आप ऐसे कर सकते हैं कि लैंग्वेज को हटा के आईटी, हिंदी मराठी उर्दू जैसे होता है उसकी जगह पे आईटी ले सकते हैं। तो सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन क्या है इंजीनियरिंग के लिए, पीसीएम बाइफोकल लेने की कोशिश करो। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स होगा, इंग्लिश होगा, और यहाँ कंप्यूटर साइंस या तो इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह आ जाएगा, उससे आपका परसेंटेज स्कोर बूस्ट हो जाता है, 200 मार्क का पेपर होता है। बायोलॉजी मत लेने की कोशिश करना अगर आप इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, बट किसी किसी कॉलेज में कंपलसरी होता है, बायोलॉजी के लिए ऑप्शन नहीं देते तो लेना पड़ता है, बट आप कोशिश करना, ठीक है। अब यहाँ पर एक और बोलना चाहूँगा कि अगर आप आईआईटीज में जाना चाहते हो, आईआईटीज में, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, तो वहाँ के लिए जेई मेंस नेशनल लेवल एग्जाम होती है। जेई मेंस दे के उसको क्वालिफाई करना पड़ता है। जेई मेंस क्वालिफाई करके फिर आप जेई एडवांस देते हैं, और फिर उसके स्कोर के बेसिस पे जो सा काउंसलिंग होती है। बट उसमें जो मैंने ये बताया कि 12th स्टैंडर्ड में पीसीएम में 45 प्लस होना चाहिए, उसमें 75 प्लस होना चाहिए। बोर्ड्स में भी अच्छा करना पड़ता है। तो वो हो गया जेई के लिए, तो काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। अगर आप जाना चाहते हैं आईटीज़ में तो उस हिसाब से मेहनत पहले ही करना होगा। ओके, बाकी सारे कॉम्बिनेशन सब्जेक्ट के ऐसे ही रहेंगे। अब इसमें भी जो बहुत सारे जो इंजीनियरिंग करने के बाद जॉब्स अवेलेबल होते हैं इंडिया और मल्टीनेशनल इंटरनेशनल कंपनीज़ में,
क्लाउड कंप्यूटिंग, पाइथन, डेटा साइंटिस्ट, बिजनेस इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फुल स्टैक डेवलपर। इस तरह से देखोगे बहुत सारे ये जॉब रोल्स हैं जो आईटी कंपनीज में अवेलेबल होते हैं इंजीनियरिंग करने के बाद। इंजीनियरिंग में भी स्पेशल जो डिग्रीज करनी चाहिए इन सारे जॉब्स के लिए वो है CSIT, AIDS एंड AIML। ये ब्रांचेस होते हैं, ये सारे ब्रांचेस से इंजीनियरिंग करोगे तो इतने सारे जॉब रोल्स होते हैं। सबको लगता है कि बस एक इंजीनियर, अरे सिर्फ इंजीनियर नहीं, बहुत सारे अलग अलग वैरायटी के इंजीनियर्स होते हैं, पोस्ट होती है इंजीनियर्स की, जॉब्स होती है। ओके, अब जैसे इंजीनियरिंग के अंदर ब्रांचेस कौन से हैं वो जरा मैं आपको बताना चाहूँगा। इंजीनियरिंग में सबसे पहले होता है कंप्यूटर साइंस ब्रांच, जिसको CS बोलते हैं, IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, AIDS आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस, AIML आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग। ये अभी के जो ट्रेंडिंग चल रहे हैं, ज़्यादा डिमांडिंग ब्रांचेस यही है। इसके अलावा केमिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, EXTC यानी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, ये सारे जो है इंजीनियरिंग के मेजर ब्रांचेस है। और भी बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं, और भी इंजीनियरिंग के बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं, बट अभी फिलहाल जो मेजर है वो मैंने आपको डिस्प्ले किया। तो ये पूरी हो गई इंजीनियरिंग की बात। अगर आप इंजीनियरिंग में जाना चाहते हैं तो 11-12 साइंस करते हैं PCM लेके, और 12th के अंदर 45+ लाते हैं, ओके, PCM में परसेंटेज, और CT के परसेंटाइल MHT CT एग्जाम देके आप इंजीनियरिंग करते हैं। और अगर IITs में जाना है वहाँ पर भी यही होगा, इंजीनियरिंग होता है, बीटेक बोलते हैं IITs में। वो कॉलेज का इंस्टीट्यूट अलग होता है, IIT इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। वहाँ पर JEE मेंस और JEE एडवांस ये 2 लेवल के एग्ज़ाम देते हैं, और 12th में 75% से ज़्यादा आना चाहिए। बहुत सारे बच्चे सोचेंगे यार 9th में तो मैंने 90 के ऊपर लाया है, 10th में, 10th स्टैंडर्ड में तो मैं 90 के ऊपर लाया हूँ, 12th में तो आराम से 80 के ऊपर आएगा। इस गलत फहमी में मत रहना। 10th का सिलेबस बहुत कम था, बहुत छोटा था, आपने अच्छे से लाया इतना परसेंट, बट 12th का सिलेबस बहुत ज़्यादा होता है, उनमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और बहुत से बच्चों का स्कोर जो है डाउन ही होता है। बहुत ही कम ऐसे बच्चे होते हैं जिनका स्कोर अप गया हो 10th के कंपेयर में। ओके, तो डरा नहीं रहा हूँ, बता रहा हूँ। दूसरा जो फील्ड है वो है मेडिकल फील्ड। मेडिकल मतलब क्या? मेडिकल मतलब मेडिकल स्टोर से रिलेटेड नहीं है ये है डॉक्टर। डॉक्टर जो होते हैं उनका जो फील्ड होता है उसको मेडिकल फील्ड बोलते हैं। मेडिकल फील्ड करने के लिए भी साइंस लेना पड़ता है बच्चों। 11th 12th PCB से करना पड़ेगा, आपको बायोलॉजी सेलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पर इंजीनियरिंग में मैथ्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, मेडिकल में बायोलॉजी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर जो एंट्रेंस एग्जाम है वो है नीट, नेशनल एलिजिबिलिटी क्यूम एंट्रेंस टेस्ट, इस तरह से इसका नाम होता है। ये पूरे नेशनल लेवल पे ऑफलाइन तरीके से एग्जाम ली जाती है, साल में एक बार होती है, ठीक है। बोर्ड एग्जाम होने के बाद होती है, अप्रैल में मंथ में होती है ये। और 12th बोर्ड में PCB के अंदर 50% होना चाहिए। 12th का भी क्राइटेरिया दिया गया कि भाई 12th में इतना परसेंट होना चाहिए। अब आप 11th में कौन से सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं? अगर आपको डॉक्टर बनना है नीट करके तो आप PCB ले लो, मैथ्स नहीं लोगे तो चलेगा। इंग्लिश कंपलसरी होता है, साइकोलॉजी मैथ्स के बदले ले लो, मैथ्स के बदले साइकोलॉजी ले लो। PCM भी ले लो अगर बायोलॉजी मैथ्स को ऑप्शन नहीं है तो। इंग्लिश, हिंदी या मराठी या उर्दू कोई एक लैंग्वेज ले सकते हो, या तो फिर लैंग्वेज के बदले IT भी ले सकते हो। ओके, तो यहाँ पर बायोलॉजी रखना है, याद रखना है बायोलॉजी रखना है, मैथ्स को ऑप्शन दे दो, आप मैथ्स को ऑप्शन दे सकते हो, ठीक है। ये मेडिकल फील्ड है। मेडिकल फील्ड में भी क्या होता है, कितनी सारी डिग्रीज होती है जिसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। तो मेडिकल के अंदर आप देखोगे कि जो सबसे पहली डिग्री है MBBS जो टॉप पे चलती है, 12th होने के बाद नीट देने के बाद जो एडमिशन होता है, टॉप कैटेगरी MBBS है, बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। उसके बाद BDS होता है, बैचलर ऑफ डेंटल, दांत का होता है ये। फिर BAMS आयुर्वेदिक, BHMS होम्योपैथिक, BUMS यूनानी, BPTH यानी फिजियोथेरेपी, BOTH यानी ऑक्यूपेशनल थेरेपी होता है, और BASLP BSc नर्सिंग एंड BPNO। इतनी सारी जो डॉक्टर्स की डिग्री अपने इंडिया में होती है, यहाँ पर इसमें एडमिशन हो सकता है 12th साइंस करने के बाद, नीट देने के बाद। तो ये है, अगर आप MBBS में जाना चाहते हैं तो ज़्यादा स्कोर करना होगा। 720 मार्क का एग्ज़ाम होता है नीट एग्ज़ाम, उसमें 600 के ऊपर का टारगेट आपको कम से कम रखना पड़ेगा ताकि आपके अच्छी डिग्री में एडमिशन हो जाए। एकदम ज़्यादा जिसके मार्क्स होंगे उनको MBBS मिलता है, नहीं मिला तो आप BDS या BMS में भी जा सकते हो। इस तरह से इतने सारे हैं, ठीक है। अभी अगला जो करियर है वो डिफेंस करियर, एक फार्मेसी भी है जो इसके बाद बताऊंगा मैं। ये डिफेंस करियर क्या होता है? एयरफोर्स, आर्मी, नेवी, ये सारे जो इंडिया के सुरक्षा कवच होते हैं उनके अंदर भी आपकी भर्ती हो सकती है।
बहुत से लोग को दिखता होगा सोल्जर, सोल्जर नहीं, उसमें ऑफिसर्स भी होते हैं। आर्मी नेवी में जो ऑफिसर पोस्ट होते हैं, बड़े बड़े पोस्ट होते हैं, उस पर जा सकते हो। कैसे जा सकते हो? साइंस से जा सकते हो। 11-12 पीसीएम से करो, 11-12 पीसीएम से करो। 12th के अंदर 60% लाओ पीसीएम के अंदर। ओके, एनडीए के लिए भी 50% है, एनडीए के लिए 50% प्लस है, और बहुत सारे इसके लिए 60% प्लस है। 60 का टारगेट ही रखो। 11th में कौन से सब्जेक्ट लेना है? तो आप बायो नहीं लोगे तो चलेगा, सेम इंजीनियरिंग जैसे था, इंजीनियरिंग वाला जो था वैसे पीसीएम बाइफोकल ले लो, पीसीएम के साथ आईटी ले लो, नहीं तो बायो भी लिया तो चलता है। ठीक है, ये डिफेंस की। अभी डिफेंस में कौन कौन सी एग्जाम होती है जिससे ऑफिसर पोस्ट पे जा सकते हैं? तो सबसे पहला देखो ये एनडीए, नेशनल डिफेंस एकेडमी, ये 12th के बाद ही होता है। 12th के बाद ये एनडीए एग्जाम होती है। अगर ये एग्जाम आप क्लियर करते हो तो फिर 3 साल जैसे बच्चे पढ़ाई करते हैं, 12th के बाद डिग्री की पढ़ाई करते हैं, 4 साल डिग्री की पढ़ाई करते हो, वैसे ये 3 साल गवर्नमेंट जो है, एनडीए जो है आपको ट्रेनिंग देता है। ये आपकी 3 साल की पढ़ाई होगी और उसके बाद आपको ऑफिसर पोस्ट पे पोस्टिंग की जाती है। इसके बाद एक सीडीएस एग्जाम है, कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज, ये ग्रेजुएशन के बाद होता है। इसमें भी आप ऑफिसर पोस्ट पे जाते हैं। फिर ऐसे ही एयरफोर्स का कॉमन टेस्ट है, एडमिशन टेस्ट, इंडियन नेवी का एंट्रेंस टेस्ट है, इंडियन कोस्ट गार्ड के एग्जाम्स होती हैं, और भी अदर डिफेंस एग्जाम्स होती है जिससे आप डिफेंस में जा सकते हो। ओके, अब एनडीए एग्जाम की बात करेंगे तो ये ज़्यादातर ऑप्शन होता है इंजीनियरिंग मेडिकल के अलावा, ये ऑप्शन होता है यूपीएससी जो हमारे देश की है वो कंडक्ट करती है। साल में 2 बार ये एग्जाम होती है एनडीए की। ओके, 12वीं पास होना चाहिए, जो बच्चा है 12वीं पास होना चाहिए। एज जो है 16 से 19 साल, लगभग 16.5 से 19.5 साल ये एज, मतलब आप 12 देते हो उसके बाद ही सही समय, ज़्यादा गैप होगा तो नहीं चलेगा, एज लिमिट चली जाती है। अब यहाँ पर क्या होता है, एक रिटन एग्जाम होता है, रिटन एग्जाम यूपीएससी लेगा, उसके बाद एक इंटरव्यू होता है, एसएसबी इंटरव्यू, एंड मेडिकल एग्जाम होता है, आपका मेडिकल चेकअप होता है। इसके बाद आपको एडमिशन मिल सकता है। अगर आप ये एग्जाम क्लियर कर लेते हैं, रिटन एग्जाम जो एनडीए की रिटन एग्जाम, और इंटरव्यू भी क्लियर होता है, आप मेडिकली फिट भी हैं, तो आपको 3 साल की ट्रेनिंग दी जाती है एनडीए के जरिए, और उसके बाद आपको जो भी आपका विंग होगा आर्मी नेवी एयरफोर्स में प्लेस किया जाता है एज अ ऑफिसर। Entry as officer, graduates then join the Indian Army, Navy or Air Force as officers. Army wing candidates need to have passed 10+2 in any stream. Air Force or Navy candidate need to have passed 10+2 with physics and mathematics. यानी कि अगर आप एयर फोर्स या नेवी में जाना चाहते हो तो फिजिक्स होना चाहिए, मैथ्स और फिजिक्स, यानी साइंस स्ट्रीम से होना चाहिए। और आर्मी में जाना है तो कॉमर्स आर्ट्स भी चलता है। ठीक है, तो इस तरह से जो एंट्रेंस एग्जाम होती है जनरल नॉलेज, मैथ्स और इंग्लिश की ही यहाँ पर होती है। ये एनडीए हो गया जो 12th के बाद होता है। अभी जो सीडीएस एग्जाम है ये यूपीएससी जो है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जिसको बोलते हैं, वो आईएएस आईपीएस के एग्जाम लेती है ना, यही है, वही बॉडी सीडीएस एग्जाम भी लेती है। बट इसका जो एंट्री लेवल है आपका, ग्रेजुएशन होने के बाद आप सीडीएस एग्जाम देते हैं। एलिजिबिलिटी ग्रेजुएट है। ओके, एनडीए के जैसे ही है। सीडीएस जो है इंडियन आर्मी नेवी एयरफोर्स के लिए होता है। रिटन एग्जाम होता है, देखो ग्रेजुएशन होने के बाद ही रिटन एग्जाम, एसएसबी इंटरव्यू एंड मेडिकल एग्जाम। ठीक है, इस तरह से ये होता है सीडीएस। इसमें भी आप ऑफिसर पोस्ट पे पोस्टिंग होते हैं। एयरफोर्स का एक एग्जाम होता है, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। फिर अग्निवीर करके आया हुआ है, अभी अग्निवीर में भी भर्ती हो सकती है आपकी। एलिजिबिलिटी क्या है कि सबकी अलग अलग एलिजिबिलिटी और एज क्राइटेरिया होता है। अब साइंस स्ट्रीम ले लेना अगर डिफेंस में जाना है तो। अगला जो है फार्मेसी है बच्चों। फार्मेसी क्या होता है? फार्मेसी यानी दवाइयों से रिलेटेड, ड्रग्स, ड्रग्स मतलब वो वाला ड्रग्स नहीं, दवाइयों को भी ड्रग्स ही बोलते हैं। ओके, जो दवाइयाँ होती है, मेडिसिन होती है, उससे रिलेटेड जो भी इंडस्ट्री है उसको फार्मेसी बोलते हैं। आप 11-12 साइंस करते हो, साइंस करने के बाद एमएसटी सीईटी एग्जाम देते हो और फार्मेसी में एडमिशन लेते हो। 11-12 पीसीएम या पीसीबी दोनों से कर सकते हो, मैथ्स भी रख सकते हो, बायोलॉजी भी रख सकते हो, दोनों भी रखा तो भी चलेगा। एमएसटी सीईटी एग्जाम जो इसका एंट्रेंस है, 12th पीसीएम में 45% से ज़्यादा होना चाहिए। आप पीसीएम रख सकते हो, साथ में बायो रख सकते हो, इंग्लिश के साथ एक लैंग्वेज ले लो, या तो आईटी भी रख सकते हो, यहाँ पर कोई इशू नहीं है। बायोलॉजी रख लो, मैथ्स भी रख लो, या सिर्फ मैथ्स रखो बायो मत रखो, या बायो रखो मैथ मत रखो, ये आपके ऊपर है कॉम्बिनेशन। फार्मेसी सब चलता है। अब फार्मेसी के अंदर 3 मेन चीज़ें हैं, प्रैक्टिस सेटिंग होती है, एक इंडस्ट्री होती है, एक अदर सेटिंग्स होती है। अभी यहाँ पर होता क्या है कि अगर आप फार्मेसी कर लेते हो तो आप खुद ही इसी हॉस्पिटल से अटैच हो सकते हो, या मेडिकल स्टोर खोल सकते हो, क्लिनिक वगैरह, या कम्युनिटी से जुड़ सकते हो, यानी खुद ही जो है दवाइयों के
पब्लिक और दवाइयाँ, यानी जैसे दुकान हो सकता है, सप्लायर हो सकते हैं वो, या तो इंडस्ट्री में जा सकते हो। बहुत फार्मेसी करने के बाद बहुत सारी ऐसी बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज होती है, दवाइयाँ बनाती हैं, उनके अंदर बहुत ही जॉब रोल्स होते हैं। प्रोडक्शन होगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट होगा, क्वालिटी एश्योरेंस, ओके, क्वालिटी कंट्रोल, पैकेजिंग, सेल्स एंड मार्केटिंग, रेगुलेटरी। तो जो बड़ी बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनीज है, दवाइयाँ कंपनी, उसमें बहुत सारे अच्छे जॉब रोल्स होते हैं, उसमें जा सकते हो। ओके, उसमें जा सकते हो, या तो फिर आप क्लिनिकल रिसर्च में जा सकते हो, एकेडमिक्स में रिसर्च या टीचिंग में भी जा सकते हो। तो ये फार्मेसी से रिलेटेड वर्क एरियाज है, जॉब अपॉर्चुनिटीज है। अब इसके बाद हम देखेंगे आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि जैसे आपने देखा होगा कि इंजीनियर्स घर बनाते हैं, बट कोई भी जैसे कंस्ट्रक्शन का काम होता है उसके लिए डिज़ाइन पहले बनता है, तो वो आता है इंटीरियर डिज़ाइनिंग के अंदर, और साथ ही उसमें आर्किटेक्चर जुड़ा है। आर्किटेक्चर मतलब कि हर एक चीज़ का नक्शा बनाया जाता है, तो वो बनाने वाले आर्किटेक्ट होते हैं। आर्किटेक्ट के बिना आगे काम नहीं बढ़ता। तो ये एक फील्ड है आर्किटेक्चर। इसमें क्या होगा, आपको साइंस लेना चाहिए, 11th-12th पीसीएम से करना होता है। नाटा करके एक एंट्रेंस एग्जाम होती है, नाटा एंट्रेंस एग्जाम, इसकी एलिजिबिलिटी 12th पीसीएम में 50% से ज़्यादा होना चाहिए आपके 12th बोर्ड में, और फिर नाटा का जो स्कोर होगा उसके बेसिस पे एडमिशन होता है। यहाँ पर आप पीसीएम फिजिक्स और मैथ्स रखना चाहिए आपको, यहाँ पर मैथ्स होना ही चाहिए, फिजिक्स तो कंपलसरी है, मैथ्स रखना ही पड़ता है। तो आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स रखिए, उसके साथ कोई भी सब्जेक्ट रखिए। आपको आर्किटेक्चर करना है, बायो ऑप्शन में छोड़ देंगे तो भी चलेगा, ठीक है। अभी आर्किटेक्चर का जैसे यहाँ पर बताया, आर्किटेक्चर मेजर, जैसे मैंने बताया कि अलग अलग तरह तरह के डिज़ाइंस बनाना, कोई भी कंस्ट्रक्शन का काम है, वो बिल्डिंग हो, मॉल हो, घर हो, ऑफिसेस हो, तो जो आर्किटेक्ट से ही सब लोग जो है कांटेक्ट करते हैं, अपना एक प्लान बनवाते हैं, डिज़ाइन बनवाते हैं, वो सारा काम जो इसमें होता है। इसमें भी क्या होता है कि बड़ी बड़ी जो आर्किटेक्ट फर्म होती है वहाँ पे पहले जॉब कर सकते हो ये करने के बाद, और धीरे धीरे एक्सपीरियंस लेके खुद का एक फर्म स्टार्ट कर सकते हो, यानी जॉब भी कर सकते हो और खुद का फर्म भी बाद में, खुद का स्टार्टअप भी स्टार्ट कर सकते हो आपके कॉन्टेक्ट के हिसाब से। ओके, तो इस तरह से ये होता है आर्किटेक्ट। अगला जो है एग्रीकल्चर है। जैसे आपने देखा इंजीनियरिंग होता है, मेडिकल होता है, फार्मेसी होता है, वैसे ही एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर यानी खेती। अब खेती को बहुत से लोग कहते हैं खेती, कृषि, बट ये अभी आज के टाइम में बहुत ही जो ट्रेंडिंग फील्ड चल रहा है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज जो है एग्रीकल्चर में अब आ चुकी है। 11th-12th पीसीएम करने के बाद एमएसटी सीईटी जो है एंट्रेंस एग्जाम में बच्चों 45% से ज़्यादा होना चाहिए 12th पीसीएम में, ओके। और फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के साथ बायो आपको रखना चाहिए, क्योंकि बायो का भी यहाँ पर जो बॉटनी वगैरह भी यहाँ पर काम आती है। इंग्लिश लैंग्वेज रख सकते हो या आईटी रख सकते हो। अब एग्रीकल्चर में जो करियर्स है वो डेयरी प्रोडक्शन, प्रोडक्ट मैनेजमेंट, फूड प्रोसेसिंग, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट, फार्म मैनेजमेंट, फूड टेक्नोलॉजी, रूरल एंटरप्राइजेस डेवलपमेंट, टीचिंग, लेक्चरर, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, रिसर्चर, सेल्स एंड मार्केटिंग साइंटिस्ट, इतने सारे फील्ड हैं। यानी अभी नई नई जो टेक्नोलॉजी आ रही है खेती करने के लिए, खेती को और आगे कैसे लेके जा सकते हैं, प्रोडक्शन कैसे बढ़ा सकते हैं, न्यू टेक्नोलॉजीज वगैरह, तो इसके भी फर्म होते हैं। उन फर्म में आप एज ए जॉब कर सकते हो। साथ ही गवर्नमेंट सेक्टर में भी बहुत सारे जो एग्रीकल्चर से ग्रेजुएट जो करते हैं, एग्रीकल्चर इस फील्ड से, उनको बहुत सारी अपॉर्चुनिटी जो गवर्नमेंट जॉब्स में मिल रही है। एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर करके, क्लास 1 गेजेटेड ऑफिसर, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर, रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर, ओके, सुपरिटेंडेंट गवर्नमेंट गार्डन, डिस्ट्रिक्ट केन ऑफिसर, असिस्टेंट कंजर्वेटर, एग्रीकल्चर ऑफिसर, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर। आप देखेंगे गवर्नमेंट के अंदर भी एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स को बहुत सारे ऑफर यहाँ पर है। इसके बाद जो अगला है, जो गवर्नमेंट की बहुत सारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होती है वो भी आप दे सकते हो। अगर आप साइंस स्ट्रीम से आगे बढ़ रहे हो, 11th-12th पीसीएम वगैरह कर रहे हो और बाइफोकल या आईटी बायो से कर रहे हो, तो आपको याद रखना है कि 12th में हमेशा 50% के ऊपर आना ही चाहिए, ओके। जो मेजर सब्जेक्ट है पीसीएम या एग्रीगेट भी बोले, तो ये जनरली रहना ही चाहिए किसी भी फील्ड में जाने के लिए। 50%, 45 कई एग्जाम्स में, बट आप 50% का टारगेट रखो, ठीक है। गवर्नमेंट की एग्जाम्स कौन कौन सी होती है, देखो यूपीएससी, आप ग्रेजुएशन करते हो तो आईएएस बन सकते हो, आईएएस बन सकते हो, आईपीएस बन सकते हो, आईआरएस, आईईएस, ऐसे बहुत सारी जो यूपीएससी की एग्जाम्स होती हैं वो आप क्रैक कर सकते हो। आपने बहुत सारी वेब सीरीज देखी होगी जिसमें जो लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे होते हैं, तो यस, वो ग्रेजुएशन के बाद होता है। तो आपको आर्ट्स या तो साइंस लेना चाहिए। आर्ट्स या तो साइंस वाले जो है
कॉमर्स वाले भी कर सकते हैं, बट जो इनके एंट्रेंस एग्जाम में सिलेबस होता है वो आर्ट्स और साइंस से रिलेटेड सब्जेक्ट होते हैं। तो इसलिए आप अगर इन एग्जाम्स में को क्लियर करना चाहते हो तो पहले ही आर्ट्स ले लो या साइंस ले लो, ठीक है। तो ये आईएएस हो गया, आईपीएस, आईआरएस, आईएफएस, बहुत सारे होते हैं। तो जैसे आपने डॉक्टर का देखा था एमबीबीएस, बीएमएस, बीडीएस वगैरह, ये नहीं मिला तो ये नहीं मिला तो ये, वैसे ही यूपीएससी की कॉमन एग्जाम होती है, वो अगर देते हैं तो जो टॉप रैंक होते हैं वो आईएएस बनते हैं, उनके नीचे वाले जो मार्क वाले होते हैं वो आईपीएस बनते हैं, फिर आईआरएस, आईएफएस, आईईएस, ऐसे सब होता है, ठीक है। अगर साइंस से इंजीनियरिंग करते हो, इंजीनियरिंग करने के बाद आप यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विसेज दे सकते हो, आईईएस, ओके, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज, इस तरह से होता है। एसएससी एग्जाम्स होती हैं, एसएससी मतलब आपने अभी एसएससी एग्जाम दी वो 10th था, बट नेशनल लेवल पे जो एसएससी एग्जाम होता है वो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन बोलते हैं, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। ये सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट नहीं है 10वीं वाला, ये स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, ये कुछ एग्जाम्स होती है जिससे आप गवर्नमेंट ऑफिस में अच्छे पोस्ट पर जा सकते हैं। रेलवे की एग्जाम्स होती है, आरआरबी, रेलवे के अंदर जो अलग अलग पोस्ट होते हैं वो एग्जाम। बैंक की एग्जाम्स होती है, आईबीपीएस, एसबीआई, आरबीआई जैसे एग्जाम्स होते हैं। स्टेट पीएससीज होते हैं, सेंट्रल पीएससीज होते हैं, बीएआरसी, इसरो, डीआरडीओ, एनटीआरए, सीडैक, एनआईसी, ऐसी जो एग्जाम्स होती है इसको आप क्लियर कर सकते हैं। और ग्रेजुएशन के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गवर्नमेंट की बहुत सारी जो एग्जाम्स होती है, जो मैंने बताया, यूपीएससी, स्टार, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, डिफेंस, पब्लिक सेक्टर, पीएसयूएस, है ना, इस तरह से जो है ये एग्जाम्स होती हैं, वो दे सकते हो। अभी एक और है टीचिंग। टीचिंग भी एक करियर है, टीचिंग भी एक करियर है। आप खुद पढ़ाई करके, अगर आप साइंस स्ट्रीम में पढ़ते हो, आगे ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन करते हो, तो आप फिर बच्चों को पढ़ा भी सकते हो। अब बच्चों को पढ़ाने के लिए कैसे पढ़ाने का, घर पे पढ़ाना नहीं, जॉब करना कर सकते हो। कैसे, या तो स्कूल में या जूनियर कॉलेज में या डिग्री कॉलेज में, अलग अलग लेवल पे जो एजुकेशन होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी, डिग्री कॉलेज, तो एज अ टीचर भी आप बन सकते हो साइंस करके, है ना। अगर आप जूनियर कॉलेज में पढ़ाते हो तो बच्चों को फिजिक्स, मैथ्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से सब्जेक्ट पढ़ा सकते हो। अगर आपने पढ़ा होगा तभी तो पढ़ाओगे, तो उसके लिए कुछ प्रोफेशनल डिग्री लेनी पड़ती है। क्या होता है, अभी फिलहाल आपको 11th 12th साइंस लेना है, पीसीएम या पीसीबी कोई भी सब्जेक्ट ले लो, ग्रेजुएशन करना है, ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन भी करना जरूरी है, और फिर बीएड डिग्री होती है। अगर जूनियर कॉलेज में या स्कूल में पढ़ाना है तो बैचलर ऑफ एजुकेशन, बीएड। यहाँ पर एक हम पॉइंट लगा देंगे, थोड़ा मिस्टेक हुआ है, ये बी डॉट होता है, यहाँ बी डॉट है, एक मिनट, ठीक है, ये इस तरह से बैचलर ऑफ एजुकेशन, ठीक है। तो ये डिग्री तभी काम आती है जब आप स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं या जूनियर कॉलेज 11th 12th, नहीं तो इसके आप ग्रेजुएशन के साथ पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं और उसके साथ बीएड करेंगे, तब आप 11th एंड 12th को पढ़ा सकते हैं। अगर आप सिर्फ ग्रेजुएशन और बीएड करेंगे तो अप टू 10th पढ़ा सकते हैं। सिर्फ ग्रेजुएशन और बीएड किया है तो अप टू 10th, पोस्ट ग्रेजुएशन बीएड किया है तो 11th 12th। पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद आपके लिए एक और एग्जाम होती है, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट और स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट, ये दो एग्जाम्स होती है लेक्चररशिप के लिए। तब आपको बीएड की जरूरत नहीं होगी, ओके। इस ये करने के बाद आप डिग्री कॉलेज में टीचर बन सकते हैं, यानी 12वीं के बाद जो होता है वो। तो आपको बीएड करना नहीं होता, बीएड ये 2 साल की पढ़ाई होती है, ओके, तैयारी करके एग्जाम देना होता है, एक अपने आप में एक डिग्री है। नेट सेट ये एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है सिर्फ, जैसे सीईटी एग्जाम, जेईई एग्जाम होती है ना, ऐसे एक दिन का ये एग्जाम होता है। ये नेशनल लेवल ही स्टेट, कोई भी एक एग्जाम क्लियर करके आप लेक्चरर बन सकते हैं। तो इस तरह से, ओके। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कि सब्जेक्ट क्या लेना चाहिए 11th में, तो 11th में आप जो भी आपका इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है वो रखना है। अगर आप बायोलॉजी के टीचर बनना चाहते हैं तो बायोलॉजी रख सकते हैं, मैथ्स का टीचर तो मैथ्स रखना, फिजिक्स केमिस्ट्री तो रहेगा ही रहेगा, आईटी वगैरह रख सकते हो। तो ये इस तरह से रख सकते हो। आपको बता दूं, मैंने ग्रेजुएशन किया हुआ है, पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है, मैंने बीएड भी किया हुआ है, बीएड के ऊपर एमएड होता है जो बीएड को पढ़ाने के लिए, वो भी किया हुआ है, मैंने नेट भी किया हुआ है। यानी जितनी डिग्री टीचिंग के लिए होनी चाहिए सारी डिग्रीज मेरे पास है, सब कुछ है, ठीक है।
अभी यहाँ पर जो जैसे मैंने बताया कि भाई स्कूल लेवल में पढ़ाना है प्राइमरी टीचर तो ग्रेजुएशन होना चाहिए। पहले सिर्फ 12th के बाद डीएड होता था, बीटीसी बोलते हैं, डीएड बोलते हैं। अब वो बढ़ा दिया गया, अब वो ग्रेजुएशन होना ही चाहिए और बीएड होना चाहिए प्राइमरी टीचर को भी। पहले चेंज जो था वो बदल गया है, ठीक है। तो बीएड होना चाहिए प्राइमरी, मिडल या हाई स्कूल में होने के लिए। कोई स्पेशल सब्जेक्ट के टीचर भी हो सकते, स्पेशलाइज साइंस टीचर भी हो सकते हैं, कॉलेज के प्रोफेसर हो सकते हैं, जो मैंने अभी बताया आपको, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अभी देखो, अभी 11th की पढ़ाई कैसे करें, इतने सारे सब्जेक्ट तो आपने देख लिया कि फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ्स है, बायोलॉजी है। उसमें जो मैथ्स है वो पढ़ने में मदद करेगा आपको हमारा चैनल दिनेश सर लाइव स्टडी। ये जो चैनल है इसमें 1.2 मिलियन स्टूडेंट्स हैं जो हमसे पढ़ाई करते रहते हैं। आप लोग इस चैनल के जरिए जुड़ सकते हैं। यहाँ प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको क्लास 11th की पूरी प्लेलिस्ट मिलेगी, पूरा मैथ्स मिलेगा। आपको मैथ्स का कोई भी चैप्टर पढ़ना है, चैप्टर का नाम डाल के दिनेश सर डालिए यूट्यूब पे, तो मेरे लेक्चर्स आ जाएंगे। तो ये जो चैनल है दिनेश सर लाइव स्टडी, इस चैनल पर आप मैथ्स की पढ़ाई मेरे साथ कर सकते हो। इसके साथ ही इस जिस चैनल पर आप ये वीडियो देख रहे हो, इस चैनल पर आपको पूरा गाइडेंस मिलता है। और हमारा ऐप है दिनेश सर ऐप और वेबसाइट है dinesh.live। इस ऐप के ऊपर भी आप जुड़ के हमसे पढ़ाई कर सकते हो। अब पूरे क्लास 11th का मैथ्स जो है यहाँ पर फ्री में पढ़ सकते हो, सक्सेस बैच। पूरे क्लास 11th का मैथ्स हमारे ऐप के ऊपर। ऐप के ऊपर फायदा क्या होता है, 11 रुपीज़ में, 11 रुपीज़ रजिस्ट्रेशन चार्ज है, इंटरनेट हैंडलिंग चार्ज। ये कोर्स फ्री है, समझ में आ रहा है। इसके अंदर जाओगे तो पूरे क्लास 11th का मैथ्स 1 और मैथ्स 2 पूरा फोल्डर वाइज अवेलेबल रहेगा आपको, चैप्टर वाइज है। आप एक एक चैप्टर ओपन करते जाइए और पढ़ाई करते जाइए। कॉलेज खुलने के पहले ही आपके आधे मैथ्स की तैयारी यहाँ से आप कर सकते हो, पूरा भी कर सकते हो। और मैंने पूरा पढ़ाया हुआ है बहुत बेहतरीन तरीके से, कुछ भी ढूंढने की जरूरत नहीं है। ये कोर्स है, फ्री कोर्स है, 11th का फ्री में है। 11 रुपीज़ इसका रजिस्ट्रेशन चार्ज है सिर्फ, ठीक है। ये मैथ्स है। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री का क्या, आप हमारे हेल्पलाइन पर कांटेक्ट कीजिए, हम आपको बताएंगे कि फिजिक्स और केमिस्ट्री भी आप कैसे इस तरह से पा सकते हैं फ्री में कोर्स। तो उम्मीद करूंगा ये वीडियो आपको पसंद आए। इसमें पूरा जो मैंने करियर ऑप्शन आपको बताएं कि 10th के बाद 11th में जाते समय आप कैसे अपने करियर को सेलेक्ट कर सकते हैं, कौन सी फील्ड में जाने के लिए कौन सी एंट्रेंस एग्जाम देनी पड़ती है, उसकी एलिजिबिलिटी क्या है और कौन से सब्जेक्ट आपको सेलेक्ट करने चाहिए। ये सारी बातें मैंने डिटेल में बताई। होप सो आपको सब कुछ अच्छा लगा होगा। आप पढ़ाई चालू कर दीजिए। हमारा जो ऐप है दिनेश सर ऐप, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए या गूगल पे स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। और वहाँ पर ये सक्सेस बैच जो है इसको एनरोल करके 11 रुपीज़ इसका रजिस्ट्रेशन चार्ज है, फ्री कोर्स है, ओके। और यहाँ से आप जो है उसका पढ़ाई चालू कर दीजिए, ठीक है। और हमारा जो एक चैनल है दिनेश सर लाइव स्टडी, ये भी है, यहाँ पर भी बहुत सारी चीज़ आपको 12th का भी मिलेगा, 11th भी, सीटी भी, इसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए और यहाँ पर भी बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। ये वीडियो अगर आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों में शेयर करना, अपने स्कूल और क्लासेस के ग्रुप में भी शेयर करना ताकि सभी बच्चों को सही जानकारी मिले।